सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आया बड़ा फैसला। मस्जिद परिसर का होगा एएसआई सर्वे। वाराणसी कोर्ट 4 अगस्त तक मंगाई रिपोर्ट। काशी विद्यापीठ में एनएसयूआई ने जोधपुर की घटना को लेकर एबीवीपी का जलाया पुतला। पुलिस ने युवती और उसके दोस्त को झांसे में लेकर ब्लैकमेल करने वाले जालसाज को दबोचा। और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 22 से 24 जुलाई तक होगा विश्व के सबसे बड़े इंटरनेशनल टेंपल्स कन्वेंशन और एक्सपो का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष द्वारा वैज्ञानिक विधि से जांच कराए जाने की मांग को अदालत ने स्वीकार कर लिया। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर शुक्रवार को वादी पक्ष हिंदू पक्ष को बड़ी जीत मिली है। आज की अदालत की कार्रवाई के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में ज्ञानवापी परिसर के अंदर बैरिकेटिंग के अंदर वाले हिस्से की वैज्ञानिक विधि से जांच किए जाने की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में किया गया था। इस पत्र को कोर्ट ने आज स्वीकार करते हुए इस पूरे मामले में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेशित किया है कि वह इस पूरे मामले में स्पष्ट करे कि जांच कैसे और कौन से रूप में आगे बढ़ाई जाएगी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 4 अगस्त तक दोनों पक्षों से बात करके सहमति के आधार पर एएसआई को यह रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा है कि वजू खाने वाले हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की जांच किस रूप में और कैसे की जाए, यह स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करें ताकि इसे स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ाया जा सके। अगली तारीख 4 अगस्त है। क्योंकि पहले जो सर्वे हुआ था वह साधारण कमीशन थी और साधारण कमीशन में जो नंगी आंखों से देखा जाता है उसी का रिपोर्ट आया था। इस बार जो है दीवारों के अंदर छिपाए गए हैं अन्य चीज़ों जो जहाँ लोग गुंबज है, गुंबज के नीचे जो धड़धड़ की आवाज़ आती थी उसे जीपीआर लगाकर स्पष्ट कर लिया इसके अंदर क्या है और पश्चिमी दीवार की उम्र क्या है, स्थिति क्या है। जो पश्चिमी दीवार आज भी चिक चिक करती है कि मैं मंदिर की दीवार हूँ, तो उसकी उम्र क्या स्थिति क्या है। इसके लिए न्यायालय ने स्पष्ट एक एक बिंदुओं पर पहले तो प्रार्थना पर स्वीकार किए और इसके लिए एक एक बिंदुओं पर उन्होंने आदेश दिया कि बिंदुओं पर ही रिपोर्ट चाहिए और दोनों पक्ष से बात करके 4 अगस्त को न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दें कि कब करते कैसे करते हैं। 327 उसको स्वीकार कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि आप एएसआई जांच सर्वे करके उस परिसर का जो है एज और उसका नेचर जो है ये परिभाषित करने का कष्ट करें। इसको न्यायालय ने स्वीकार किया है और न्यायालय ने कहा है कि वैज्ञानिक विधि से जो भी टेक्नोलॉजी एएसआई के पास हो, चाहे जीपीआर हो, चाहे जो भी सिस्टम हो, उस सिस्टम से बिना डैमेज किए, बिना किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए आप इसका जांच करके, इसलिए कुल मिला के हमारे प्रार्थना पत्र को उन्होंने स्वीकार कर लिया। जोधपुर के नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एबीवीपी कार्यकर्ता का नाम आने के बाद एनएसयूआई ने पूरे देश में एबीवीपी के खिलाफ मोर्चा खोला। जोधपुर में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एबीवीपी कार्यकर्ता का नाम आने के बाद एनएसयूआई पूरे देश में एबीवीपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी क्रम में वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एबीवीपी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी का प्रतीक पुतला दहन किया। वहीं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मांग किया है कि एबीवीपी संगठन को पूरे देश में बैन किया जाए। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एबीवीपी के खिलाफ एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला। जोधपुर में हुई घटना को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेट नंबर 1 पर एबीवीपी का पुतला दहन किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए तुरंत तत्काल रूप से गहलोत सरकार ने एक्शन लिया और जिस दिन बलात्कार हुआ उसके अगले दिन इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई। एक तरफ मणिपुर देख लिए, वहाँ लगातार बलात्कार हो रहा है, लोगों का घर जल रहा है, लगातार कई सारी लड़कियों को अंग पूरा कपड़ा उतार के सड़क पर नचाया जा रहा है। वहाँ भाजपा की सरकार, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पर जिस तरफ कांग्रेस सरकार है वहाँ पे गहलोत सरकार तुरंत तत्काल रूप से जो लड़के बलात्कार किए थे, जो लड़के उनके साथ छेड़खानी किए थे, उनको तुरंत तत्काल रूप से गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल भेज दिया गया है। मांग हमारे आगे यही है कि विद्यार्थी परिषद अगर से आगे ऐसा काम करती रहेगी तो हम सभी एनएसयूआई छात्र मिलकर उनका विरोध दर्ज कराएं। युवती और उसके दोस्त को झांसे में लेकर ब्लैकमेल करने वाले शातिर जालसाज रोहित शुक्ला को मलवाड़ी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। मलवाड़ी थाने की पुलिस ने युवती और उसके दोस्त को झांसे में लेकर ब्लैकमेल करने वाले शातिर जालसाज रोहित शुक्ला को एफसीआई गोदाम के पास से आईटी एक्ट, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत शुक्रवार गिरफ्तार कर लिया। रोहित प्रतापगढ़ जिले के बागराय थाना क्षेत्र के देवलपुर का निवासी है। इसके पास से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल बरामद हुआ है।
पुलिस ने बताया कि 15 जुलाई को कंधवा की युवती ने पुलिस को शिकायत की। बताया कि 11 जुलाई को उसके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि तुमने जो भी वीडियो कॉल दूसरे को किया है उसे मैं देख रहा हूं, मैं साइबर सेल लखनऊ से बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, नहीं तो जितना भी वीडियो व फोटो तुम्हारे पास है और अपना आधार कार्ड मेरे मोबाइल पर भेज दो। इसके साथ ही अपने दोस्त से मेरे मोबाइल पर 10,000 रुपये भिजवाओ और उससे कहो कि हमसे तुरंत बात करें। जब युवती के दोस्त ने जालसाज से बात की तो उसने उससे 1500 रुपये की मांग की, फिर वह धमकी भी देने लगा। डर के मारे युवती के दोस्त शुभ्रांशु अग्रवाल ने जालसाज के मोबाइल पर रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद जालसाज वादिनी के मोबाइल पर अश्लील बातें करने लगा, साथ ही धमकी देता रहा कि मुझसे बात करो नहीं तुम्हारा फोटो वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे दोस्त का एनकाउंटर करा दूंगा। इसके बाद पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की सूचना पर जालसाज रोहित शुक्ला को पकड़ लिया। पिशाच बचन कुंड के पास पोल में करंट उतरने से ट्रॉली चालक 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। पिशाच बचन कुंड के पास गुरुवार दोपहर बाद लगभग 3 बजे हेरिटेज स्ट्रीट लाइट पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों बेगूसराय बिहार के खगड़िया गांव के रहने वाले थे। आजीविका के लिए दोनों वहां ट्रॉली चलाते थे। घटना से नाराज लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया। नगर निगम के दशाश्वमेध जोनल अधिकारी राजेश अग्रवाल के मदद का भरोसा देने पर जाम समाप्त हुआ। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने का लिखित आश्वासन भी दिया और दोनों भाइयों के परिजनों को पीएम आवास समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर दिलाने की बात कही। हबीबपुरा नई पोखरा में बिहारी यादव के मकान में किराए पर रहने वाले 37 वर्षीय छोटू साहनी और 35 वर्षीय अनिल साहनी रिक्शा ट्रॉली चलाते थे। दोनों पिशाच बचन कुंड के निकट ट्यूबवेल की बाउंड्री के पास ट्रॉली लगाकर ऑर्डर पर काम करते थे। पास ही स्टील गर्डर की दुकान से उन्हें काम मिलता था। दोपहर बाद करीब 3 बजे छोटा भाई अनिल साहनी ट्रॉली लगाकर स्ट्रीट पोल के पास बैठा था। पोल के संपर्क में आते ही वह करंट की चपेट में आ गया। देर तक एक ही अवस्था में बैठे देख पास के लोगों ने उसके बड़े भाई को छोटू साहनी के बारे में बताया। छोटू उसे हटाने पहुंचा, वह भी करंट की चपेट में आ गया। उसके बाद लोगों ने बांस बल्ली की मदद से दोनों को हटाकर मंडली अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही दोनों की मौत हो गई। आश्वासन दिया पूरी मीडिया के सामने कि मैं संवेदनशील अधिकारी रहा हूँ। लगातार 26 साल से मैंने तहसील में तहसीलदार एसडीएम के पद पर काम किया हूँ, तो मैं निश्चित रूप से तत्काल आज ही से, कल से नहीं, आज ही से जोन में जा रहा हूँ, बेनियाबाग जोन में बैठता हूँ और मैं पूरी टीम लगा के लेखपाल बुला के यहाँ के इंस्पेक्टर को बुला के सारी तैयारी करूँगा, फाइल बनाऊँगा, डीएम साहब पास जाऊँगा, कमिश्नर साहब पास जाऊँगा, नगर आयुक्त पास जाऊँगा। जितनी सरकारी सुविधा माननीय प्रधानमंत्री जी की होगी, मुख्यमंत्री जी की होगी, चाहे आवास हो इनको, चाहे इनकी जिनको साधन हो, चाहे पेंशन हो, चाहे नौकरी हो, मैं पूरी लगन और निष्ठा से इनको दिलाने का प्रयास करूँ। विश्व के सबसे बड़े इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो का 22 से 24 जुलाई तक वाराणसी में आयोजन किया जाएगा। वाराणसी में 22 से 24 जुलाई तक विश्व के सबसे बड़े इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन और एक्सपो का आयोजन होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग और पीयर लर्निंग के लिए एक कुशल इकोसिस्टम का सृजन और विस्तार करना है, जिसका आयोजन विभिन्न विषयों पर एक्सपर्ट सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और मास्टर क्लासेस के माध्यम से किया जाएगा। इस संदर्भ प्रेस वार्ता कर टेम्पल कनेक्ट के संस्थापक गिरीश कुलकर्णी ने बताया कि द टेम्पल कनेक्ट एक प्रमुख प्लेटफॉर्म है जो भारतीय मूल के मंदिरों से संबंधित जानकारी के दस्तावेजीकरण, डिजिटलीकरण और वितरण के लिए प्रतिबद्ध है। मंदिर की सुरक्षा, संरक्षण व निगरानी, फंड प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता और पवित्रता के साथ ही साथ साइबर अटैक से सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजी का इष्टतम उपयोग और एक सुदृढ़ व परस्पर जुड़े हुए मंदिर समुदाय को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्रबंधन शामिल है। इस कार्यक्रम में तीर्थयात्रियों के अनुभव के तहत भीड़ और कतार प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। ITCX के बारे में इंटरनेशनल टेम्पल्स कन्वेंशन एंड एक्सपो ITCX 23 सभी पूजा स्थलों को एक बड़े मंच पर एक साथ लाने की एक पहल है। इसका दृष्टिकोण तनाव मुक्त मंदिर पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि सभी पूजा स्थल एक दूसरे से मंदिर प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीख सकें, अपने मंदिर के इकोसिस्टम को सुदृढ़ बना सकें, मंदिर प्रशासन में सुधार कर सकें और तीर्थयात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान कर सकें। इस आयोजन का उद्देश्य मंदिर प्रबंधन के बारे में सभी मंदिर इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स की समझ को व्यापक बनाने और उन्हें अपने पूजा स्थलों को भविष्य के अनुरूप तैयार करने के लिए उचित जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें सशक्त बनाता है। तो जागतिक मंदिर न्यास सम्मेलन जो 22, 23, 24 जुलाई को वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है, ये कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम है, जहाँ पे मंदिर मैनेजमेंट, ऑपरेशंस और
एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भारत में और भारत के बाहर कुछ 32 देशों से जुड़ेंगे। ये कार्यक्रम परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के हाथ से इनॉग्रेट हो रहा है। ये कार्यक्रम में अलग अलग मंदिरों के विश्वस्त, CEOs, मैनेजमेंट इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3 दिन का जो ये कार्यक्रम है, यहाँ पे अलग अलग पद्धति से लोग जुड़ेंगे। यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, डिजास्टर प्लानिंग मैनेजमेंट, फंड्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन, सस्टेनेबिलिटी है, ऐसे बहुत सारे विषयों पे चर्चा सत्र होंगे। और इसी के साथ में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स हैं या गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पे उपस्थित होंगे लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए। और उसी के साथ में जो पैनल डिस्कशंस के माध्यम से जो इंटरफेस होगा, लोगों से जो सीखना होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को कश्मीरीगंज खोजवा में कास्ट खराद खिलौना के कारीगरों की एक बैठक आहूत की गई। कश्मीरीगंज खोजवा स्थित हनुमान मंदिर के पास गुरुवार को कास्ट खराद खिलौना के कारीगरों के द्वारा एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इसके अलावा जिला उद्योग विभाग, हथकरघा उद्योग विभाग, वस्त्र मंत्रालय के कर्मचारी सहित कास्ट खराद के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बैठक में कारीगरों ने अपनी साफ सुथरी मांगों को मंत्री रविंद्र जायसवाल को सौंपते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उनका कहना था कि कश्मीरीगंज वाराणसी में लकड़ी के खिलौना बनाने का बहुत बड़ा केंद्र है, जहां 40 वर्ष पूर्व 1500 कारीगर इस कार्य को करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, जो कि आज महज 500 कारीगर खोजवा कश्मीरीगंज में बड़ी मुश्किल से काम कर पा रहे हैं। कारीगरों द्वारा बनाया हुआ लकड़ी का खिलौना व कलाकृतियाँ देश व विदेशों में बिक्री के लिए जाता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। लेकिन आज की तारीख में इन कारीगरों की आमदनी कम हो गई है, वह अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं और इसके पीछे मुख्य कारण कारीगर अशिक्षा को मानते हैं। कारीगरों ने बताया कि इसके केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं विभाग व NGO तक ही रह जाती हैं, जो कारीगर भाइयों तक नहीं पहुँच पाती हैं। माननीय मोदी जी ने, प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कारोबार के उत्थान के लिए अलग अलग कई स्कीम ले आए हैं, लेकिन यह स्कीम जनता तक कम पहुंच पा रही है। तो आज सारे विभाग, उद्योग विभाग के लोग और हस्तकरघा के लोग भी यहाँ पर बैठ करके जो सरकार की योजना है उसको बताए हैं और जन जन तक इसका लाभ पहुँच जाए। सरकार संकल्पित है कि यह जो कास्ट का खिलौना का कारोबार है उसको आगे बढ़ाया जाए। इससे संबंधित जो हमारा हजारों परिवार है
उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, उनका इनकम दोगुना हो जाए। आज इनका शिल्पी कार्ड बनाने से लेकर के इनका बीमा में और साथ ही साथ इनको मार्केट के बारे में पूरा बताया है, और सरकार इनको जो मेले में जाते हैं तो क्या क्या सुविधा देती है इसे बताया गया। मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए घृणित कृत्य के खिलाफ दखल संगठन ने कैंडल मार्च निकालकर सभा किया। गुरुवार को मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और गैंगरेप की घटना के प्रतिरोध में मणिपुर हम शर्मिंदा हैं के शीर्षक से दखल संगठन की ओर से कैंडल मार्च और सभा आयोजित हुई। सर्व सेवा संघ परिसर से राजघाट तक आयोजित हुए इस प्रतिरोध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष इकट्ठा हुए और हिंसा, उत्पीड़न, उपद्रव और अराजकता का जो अंधेरा छाया हुआ है उस पर गंभीर असहमति दर्ज कराई। सभा में वक्ताओं ने कहा कि मणिपुर से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वीडियो सामने आया है जिसको देखकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ। ये घटना 2.5 महीने पहले की है और FIR भी दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझे शर्म आ रही है कि केंद्र सरकार पिछले 3 महीने से चुप बैठी है और PM ने इस पर एक भी बयान नहीं दिया है। हम आज मणिपुर के CM और PM मोदी से मांग करते हैं कि मणिपुर हिंसा और अराजकता का जो तांडव चल रहा है उसे खत्म किया जाए। मणिपुर में 2 कुकी आदिवासी महिलाओं की सड़क पर नग्न परेड और गैंगरेप करवाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दखल संगठन नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन दीक्षा ने किया। कार्यक्रम प्रमुख रूप से नीति, रणधीर, वंदना, एकता, नीतू, जागृति, राही, अदिति, अफसाना, फातिमा, पूजा, रुखसाना, इंदू, धनंजय, विनोद आदि लोग मौजूद थे। शुक्रवार को वाराणसी जनपद में प्रथम मंडलीय वृहद दिव्यांग जन रोजगार मेले का आयोजन हुआ। वाराणसी जनपद में शुक्रवार को प्रथम मंडलीय वृहद दिव्यांग जन रोजगार मेले का आयोजन भेलुपुर क्षेत्र स्थित एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित हुआ। इस रोजगार मेले में कुल 16 कंपनियां पहुंची। विभिन्न पदों के लिए कुल 850 से अधिक पद खाली हैं। रोजगार मेले में बड़ी संख्या में दिव्यांग युवाओं द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया था। युवाओं को नौकरी देने के लिए आए लखनऊ के कंपनी के HR विशाल ने कहा कि दिव्यांग कई प्रकार तथा कई श्रेणी में आते हैं। हम उनके लिए अलग अलग प्रकार के रोजगार लेकर आए हैं। यहाँ सभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसके बाद इनका इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू में जो भी अभ्यर्थी सफल होंगे उनको नौकरी दी जाएगी। मेला संयोजक डॉक्टर उत्तम ओझा ने बताया कि यह दिव्यांग जन रोजगार मेला वाराणसी के भेलुपुर स्थित CM एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में लगाया गया है। मेले में अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, महिंद्रा ऑटो, सार्थक फाउंडेशन, यूनिलीवर, जालान ग्रुप, रेड्डी फाउंडेशन, आइडिया, सागर रत्ना सहित देश के अनेक प्रतिष्ठापरक कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। इसका रोजगार मेला केवल दिव्यांगजनों के लिए ही रखा गया है और इस दिव्यांगजन रोजगार मेला में कंपनी आपकी 14 कंपनी आई हुई है जो नोएडा, दिल्ली, बनारस, लखनऊ तमाम जगहों से कंपनियां हैं। और यहाँ की ये विशेषता है कि ये शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से लेके हाई स्कूल, इंटर, MBA, स्नातक, डॉक्टरी जो MBBS सभी के लिए यहाँ पर पद रखा गया है और 18 से 35 वर्ष एज भी है इसमें। और जिस लायक जो भी अभ्यर्थी है उनका साक्षात्कार लिया जा रहा है। शाम तक परिणाम बता दिया जाए कितने लोग का चयन किया गया है। भेलुपुर स्थित एक होटल में इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी सेंट्रल का पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इनरव्हील क्लब ऑफ वाराणसी सेंट्रल का पदग्रहण समारोह भेलुपुर स्थित एक होटल में संपन्न हुआ। इस मौके पर प्रेसिडेंट नीलम गुप्ता ने अपनी टीम, वाइस प्रेसिडेंट काजल कपूर, सेक्रेटरी सुमित्रा सिंह, ट्रेजरर कमल अग्रवाल, ISO शालिनी सिंह, एडिटर संगीता शाह के साथ लगातार दूसरी बार सत्र 2023-24 के लिए कार्यभार संभाला। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि अर्चना वाजपेयी द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। इनरव्हील प्रार्थना एवं श्री गणेश वंदना के बाद प्रेसिडेंट नीलम गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इनरव्हील क्लब सेवा एवं सहचर्य की अंतर्राष्ट्रीय एवं गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था है जो सदस्यों के आपसी सहयोग से अग्रसर है और समय समय पर समाज में सेवा एवं सहयोग के लिए कार्य करती रहती है। कभी शिक्षा क्षेत्र में, कभी निराश्रितों का सहयोग करके तो कभी महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए। क्लब की सचिव सुमित्रा सिंह द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सत्र 2023-24 के लिए निर्वाचित टीम को पदभार ग्रहण कराया गया। प्रेसिडेंट नीलम गुप्ता को सचिव सुमित्रा सिंह ने कॉलर पहनाकर औपचारिकताएं पूरी करने का कार्य किया। इस दौरान रमन गर्ग, अलका शाह, कविता बजाज, रोली खन्ना, नंदिनी भार्गव, अलका माथुर, बबीता जाजोदिया, नीमा अग्रवाल प्रमुख रूप से मौजूद रही। इंस्टॉलेशन में हम लोग अपनी स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल की 5 बच्चियों को ट्यूशन फीस देंगे और हम लोग का जो एसोसिएशन गोल है वो ट्रेल है जिसमें 11 वर्टिकल हैं और 11 वर्टिकल अलग अलग गोल को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे समाज में हम लोगों को बहुत ज़रूरतमंदों के करीब ले जाता है।
और वहाँ पर हम लोग जब उनकी सेवा करते हैं तब हमको अपने समाज में अपने अस्तित्व का एक हम का बोध होता है। श्रावण मास के तीसरे गुरुवार को श्री देवगुरु बृहस्पति भगवान का जल विहार श्रृंगार किया गया। श्रावण मास के तीसरे गुरुवार को श्री देवगुरु बृहस्पति भगवान का जल विहार श्रृंगार कर बाबा की दिव्य झांकी का आयोजन किया गया। प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति भगवान का पंचामृत स्नान 11 ब्राह्मण वैदिक मंत्रों द्वारा किया गया। इसके बाद स्वर्ण मुखौटा व छत्र चांदी के अष्टधातु के साथ बाबा को पालने पर विराजमान किया गया। इस अवसर पर मुख्य द्वार को अशोक की पत्तियों, कामनी की पत्तियों, रंग बिरंगे कपड़ों एवं विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से पूरे प्रांगण सहित सजाया गया था। श्रावण मास में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है देवगुरु बृहस्पति का जो है हर गुरुवार के दिन बाबा का श्रृंगार किया जाता है। जैसा कि पिछले बार हमारा जो है हरियाली श्रृंगार था, आज 20 तारीख को बाबा का जल विहार का श्रृंगार है। इसके बाद जो गुरुवार पड़ेगा उसमें फल श्रृंगार होगा, उसके बाद हिम श्रृंगार का आयोजन किया जाएगा। आज बाबा का जल विहार का श्रृंगार इस वजह से किया जाता है कि जो बाबा के गर्भगृह के अंदर जो जल समर्पण किया जाता है, भक्तों द्वारा जो है गंगा जी से जल ला करके बाबा के गर्भगृह में बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है। वही जल को जो है शयन आरती के समय रात्रिकालीन जो भी भक्त लोग उपस्थित रहते हैं उनके ऊपर ये जल का छिड़काव किया जाता है गर्भगृह से निकाल करके, जिनका कि दुख दरिद्र, घर में शांति, शरीर से रोग कष्ट हो, धन धान्य की उत्पत्ति हो, इस कारण से जो है जल विहार का श्रृंगार किया जाता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।